ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके एसएससी कैटेगरी में जाना है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको RK11 कोड का यूज करना है। इस कोड को यूज करके एक तो आप 10% का डिस्काउंट पा जाओगे, दूसरा आप मेरी मेंटरशिप में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप मेरी गाइडेंस में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यूज कोड RK11 एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मी। उसके अलावा जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो क्या क्या एडवांटेज आपको मिलेंगे, आपको थ्योरी का बैच मिलेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच मिलेगा, आपको नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, यानी कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने पर। यानी ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे थ्योरी बैच हो, प्रैक्टिस बैच हो, नॉन टेक्निकल हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा जेईई एग्जाम के लिए। तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक बैच चल भी रहा था जो कि इस महीने अभी खत्म हो रहा है यूपीपीसीएल जेईई के लिए, तो उस बैच की भी रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की कहानी को। उसके अलावा अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या फिर आप मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके एसएससी कैटेगरी में जाके सर्च करेंगे राजकुमार सिंह 730, तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी। मेरी प्रोफाइल पे जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको बैच वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछना है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज की कहानी। बाकी अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ए वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह वाईफाई स्टडी के इस चैनल पे, द इंडियाज नंबर 1 चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सुस्वागतम। कहां गए भाई बाकी बच्चे? चलिए शुरू करते हैं कहानी।
कमेंट आप लोगों का नहीं दिख रहा है, जस्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी, तब तक चीज़ें सही हो जाएंगी। चैट इनेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं सिंगल फेज मोटर के बारे में। सिंगल फेज मोटर के बारे में जो की पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिंगल फेज मोटर जो होती हैं उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, परमानेंट कैपेसिटर, स्प्लिट फेज, सडेड पोल इंडक्शन मोटर, ये सब टाइप होते हैं। तो आता है कि सडेड पोल किसका टाइप है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या स्प्लिट फेज या रेजिस्टेंस स्टार्ट टाइप, ये सब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप हैं। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के अगर टाइप की बात करोगे तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के जो टाइप हैं कौन कौन से हैं, इसमें हिस्टेरेसिस मोटर है और रिलक्टेंस मोटर है। हिस्टेरेसिस मोटर है और रिलक्टेंस मोटर है। और एक होती है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर जो कि डीसी सीरीज मोटर का टाइप है। इसको हम बोलते हैं एसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है हिस्टेरेसिस मोटर, दूसरा रिलक्टेंस मोटर। और सिंगल फेज के टाइप्स हैं सडेड पोल, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या रेजिस्टेंस स्टार्ट। यूनिवर्सल मोटर को हम एसी सीरीज मोटर बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है? क्या सिंगल फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करोगे आप? सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम इसमें एक वाइंडिंग यूज करते हैं, दैट इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसको सहायक कुंडली आप बोलते हो। ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करके या स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज करके हम इसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक सवाल ये भी आता है कि अगर फॉरवर्ड स्लिप दे रखी है SF और बैकवर्ड स्लिप दे रखी है SB, तो दोनों का सम कितना होता है? फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप दोनों का सम होता है 2। फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप दोनों का सम होता है 2। यानी अगर स्लिप करिस्पॉन्डिंग टू बैकवर्ड फील्ड दे रखी है तो स्लिप करिस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड हो जाएगी 2 - SB। SF हो जाएगा 2 - SB। स्लिप करिस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड फील्ड हो जाएगा 2 - SB। तो अगर बैकवर्ड फील्ड के करिस्पॉन्डिंग स्लिप दे रखी है तो फॉरवर्ड फील्ड के करिस्पॉन्डिंग 2 - SB, यानी दोनों का सम जो होता है 2 होता है। फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड दोनों का सम, ठीक है। अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्पीड या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएं तो इधर हमारी स्पीड है या स्लिप है और इधर हमारा टॉर्क है। तो जो फॉरवर्ड फील्ड होती है उसका टॉर्क कुछ ऊपर आता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है फॉरवर्ड फील्ड का, और बैकवर्ड फील्ड का जो होता है कुछ ऐसे होता है। दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, जो फाइनली मिलता है आपको, वो कुछ ऐसे होता है। ये तो आप ये देखो कि NR बराबर 0 पर इसके पास कोई टॉर्क है ही नहीं। NR बराबर 0 पर इसके पास कोई टॉर्क है ही नहीं, इसलिए इसको घुमाने वाला कोई टॉर्क है ही नहीं। तो घूमेगा कैसे? ये घूमेगा कैसे? नहीं घूमेगा। बात आ रही समझ में? तो
एन आर बराबर 0 पर इसके पास कोई टॉर्क नहीं है, सो इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सो मेक इट सेल्फ स्टार्ट वी यूज ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब हम बात करेंगे एक एक करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जो टाइप्स हैं, ठीक है। जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अभी कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा चैट वाला। सबसे पहले है रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें हमारे पास दो वाइंडिंग होती है, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जो मेन वाइंडिंग होती है ये होती है हाईली इंडक्टिव। ये कैसी होती है? हाईली इंडक्टिव। और जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है जिसको कि सहायक कुंडली बोलते हैं, ये होती है हाईली रेजिस्टिव। पहली इंफॉर्मेशन तो ये आपको याद रखनी है। हाईली इंडक्टिव का मतलब क्या है? इसमें मेन वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इंडक्टेंस जो होता है आपका वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर हाईली इंडक्टिव है इसका मतलब टर्न्स ज़्यादा होंगे, हाईली रेजिस्टिव इसका मतलब टर्न्स कम होंगे। दूसरा, ये वाइंडिंग अगर हाईली रेजिस्टिव है तो आर बराबर रो एल अपान ए से अगर आप देखोगे तो हाईली रेजिस्टिव है मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो एरिया क्या होगा? कम। तो वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव होती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और एरिया जो होता है वो क्या होता है? कम। एरिया कम मतलब इसके टर्न्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, थिन टर्न होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो हाईली इंडक्टिव होती है मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम का मतलब एरिया ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या? हाईली रेजिस्टिव, रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सॉरी हाईली इंडक्टिव मतलब इंडक्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब एरिया इसका क्या होगा? ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल ज़्यादा होने का मतलब थिक टर्न होंगे इसके। तो मेन पॉइंट से मैं लिख रहा हूं। तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कहाँ टर्न्स की संख्या ज़्यादा, कहाँ एरिया ज़्यादा, कहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा, ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो आप कर ले जाओगे। बोलो हाँ या ना। चलो, तो मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की कहानी आपने देख ली रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो इसमें एक वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव, एक वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है? जब मोटर की स्पीड लगभग 60-70% पे पहुंच जाती है, जब मोटर की स्पीड 60-70% पे पहुंच जाती है तो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है, सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, ठीक है। ये थी रेजिस्टेंस स्टार्ट।
इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं। जी हाँ, शुरू में कितनी वाइंडिंग होती है? शुरू में 2 वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। बाद में जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तब केवल एक वाइंडिंग सर्किट में होती है, दैट इज मेन वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो शुरू में 2 वाइंडिंग, एक मेन वाइंडिंग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। रनिंग कंडीशन में केवल और केवल ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होती है, मेन वाइंडिंग केवल होती है। तो रनिंग कंडीशन में मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग में दोनों वाइंडिंग होती है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है कि जब मोटर की स्पीड पहुंच जाए लगभग 70-80% पे, तो क्या करो? ओपन कर दो। स्विच ओपन हो जाता है ताकि सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाए। चलिए, अगला है आपका कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट में हम कैपेसिटर यूज करते हैं और कैपेसिटर केवल स्टार्टिंग में यूज करते हैं। कैपेसिटर यूज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, केवल शुरुआत में हम यूज करते हैं। और जो कैपेसिटर यूज करते हैं शुरुआत में, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक टाइप। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हम यूज करते हैं केवल कम टाइम के लिए जो कैपेसिटर होता है। ठीक है। ये जो कैपेसिटर होता है आपका, ये कहाँ यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं इन सीरीज विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में हम इसको कनेक्ट करते हैं शुरू में। और जब मोटर एक बार घूम जाती है अपने नॉर्मल स्पीड पे, तो जब नॉर्मल स्पीड के 70-80% तक पहुंचती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है और वो कैपेसिटर को और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, दोनों को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो सवाल आता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसका काम क्या है? उसका काम है कि जब मोटर अपने 60-70% स्पीड पे पहुंच जाए, स्पीड पे पहुंच जाए, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सर्किट से क्या कर देता है? डिस्कनेक्ट। देखते हैं आपका कमेंट आया कि नहीं आया, रिफ्रेश करके। जस्ट ए सेकेंड। अभी आ गया आप लोगों का कमेंट। ओके। चलो, अभी कमेंट आ रहा है। मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ है संजय कुमार, रवि शंकर और प्रधान। स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है। तो ये कहानी है कि कैपेसिटर जो होता है सर्किट से बाद में हट जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट, या जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो कैपेसिटर होता है उसका जो टाइप होता है वो कैसा होता है? उसका जो टाइप होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक। जो भी कैपेसिटर कम टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कम टाइम के लिए, वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक टाइप। और जो कैपेसिटर ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? वो होता है पेपर टाइप। जो कैपेसिटर ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल करते हैं होता है पेपर टाइप। स्वागत है सुमित वर्मन हमारे साथ हैं। स्वागत है सुमित। गुड इवनिंग केशव बिहारी, गुड इवनिंग। चलिए, अब इसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट के बाद एक आता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर शुरुआत में भी होता है और रनिंग कंडीशन में भी होता है। शुरुआत में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में क्या होता है? एक कैपेसिटर तो शुरुआत में भी होता है और रनिंग कंडीशन में भी होता है, यानी हमेशा। एक कैपेसिटर शुरुआत में भी होता है और रनिंग कंडीशन में भी होता है, मींस हमेशा, उसको बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर। और एक कैपेसिटर केवल शुरुआत में होता है, बाद में नहीं होता, उसको बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में 2 कैपेसिटर होते हैं। स्टार्टिंग में कितने कैपेसिटर होते हैं? 2। और जब रन करने लगता है तो रनिंग कंडीशन में कितने कैपेसिटर होते हैं? 1। तो रनिंग कंडीशन में 1 कैपेसिटर, स्टार्टिंग कंडीशन में 2 कैपेसिटर होते हैं।
बात आ रही समझ में? इसका स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा और बेहतर होता है। इसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, जो केवल स्टार्ट में होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक टाइप। इलेक्ट्रोलिटिक्स, जो भी कैपेसिटर थोड़े टाइम के लिए होंगे वो इलेक्ट्रोलिटिक टाइप, और जो रनिंग कैपेसिटर होता है, जो शुरुआत में और रनिंग दोनों टाइम पे प्रेजेंट होता है, वो होता है पेपर टाइप कैपेसिटर। ठीक है, तो जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज होगा वो क्या होगा? पेपर टाइप। ऋषिकेश बोल रहे हैं किसी को भी क्लास के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने लिंक तो भेजा है ऋषिकेश। कोई बात नहीं सुमित, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कैपेसिटर स्टार्ट वगैरह था, एक है परमानेंट कैपेसिटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में क्या होता है? इसमें कैपेसिटर परमानेंटली लगा होता है, शुरुआत में भी रनिंग कंडीशन में भी। यानी इसमें जो कैपेसिटर होता है हमारा, वो शुरुआत में भी होता है और रनिंग कंडीशन में दोनों टाइम पे होता है प्रेजेंट। यानी कैपेसिटर को हटाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और जब कैपेसिटर को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो यहाँ पे हम कौन सा स्विच यूज, यहाँ पे हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है। नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज रिक्वायर्ड। नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज रिक्वायर्ड। तो परमानेंट कैपेसिटर के बारे में आता है कि ऐसा कौन सा मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत नहीं पड़ती है, तो परमानेंट कैपेसिटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर शुरू में भी है, बाद में भी, हटाना है ही नहीं, तो स्विच की जरूरत क्या? स्विच की जरूरत तो तब पड़ती है जब कैपेसिटर को हम बाद में हटाना चाहते। ठीक है, अब इसके बाद सिंगल फेज में आता है सडेड पोल मोटर। सडेड पोल मोटर में क्या होता है? सडेड पोल मोटर क्या होता है? इस पे कई सवाल बेस्ड हैं। सबसे पहला सवाल है, ये किस मोटर का टाइप है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही टाइप है। सडेड पोल मोटर जो होती है, इसमें एक सेडिंग कॉइल यूज करते हैं, जिसको सेडेड रिंग बोलते हैं। सेडेड कॉइल या सेडेड रिंग का काम क्या होता है? उसका काम होता है टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सेडिंग कॉइल का काम होता है टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो सेडिंग कॉइल होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, तो आपकी मोटर घूमती है। सडेड पोल में मोटर के घूमने की जो दिशा होती है वो अनसडेड से सडेड पोर्शन की तरफ। इसकी जो दिशा होती है मोटर के घूमने की, वो किधर से किधर होती है? अनसडेड से सडेड पोर्शन की तरफ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम अनसडेड पोर्शन टू सडेड पोर्शन। या अगर सवाल आए कि सडेड पोल मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके घूमने की दिशा किधर होती है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की घूमने की जो दिशा होती है वो होती है अनसडेड टू सडेड। यानी जिधर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी उधर ही मोटर घूमेगा, जिधर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी उधर ही रोटर घूमेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी अनसडेड से सडेड, तो रोटर भी घूमेगा आपका अनसडेड पोर्शन से सडेड पोर्शन की तरफ। ये एक ऐसी मोटर है जिसके घूमने की दिशा को आप बदल नहीं सकते। यानी इसमें डिजाइनिंग के वक्त जो दिशा फिक्स कर दी गई कि मोटर आपकी इधर से इधर ऐसे घूमेगी मान लीजिए, तो फिर इस दिशा को आप ऑपरेशन के दौरान या यूज करने के दौरान बदल नहीं सकते। तो क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी मोटर है जिसके घूमने की दिशा को नहीं बदला जा सकता? तो सवाल का आंसर होगा सडेड पोल मोटर। इसमें घूमने की दिशा को हम बदल नहीं सकते। बाकी जितनी भी मोटर है, चाहे कैपेसिटर स्टार्ट हो, चाहे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन हो, चाहे परमानेंट कैपेसिटर हो, या फिर
फिर रेजिस्टेंस से स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो, उन सब में या तो आप मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को बदल दो अकेले, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदल दो अकेले, दोनों में से किसी एक को, स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स कर दो या मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स कर दो, तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। दोनों को एक साथ रिवर्स मत करना, ऐसा मत करना कि मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों को एक साथ रिवर्स कर दिया, फिर दिशा नहीं बदलेगी। या तो मेन वाइंडिंग को रिवर्स करो या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स करो, तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। मगर वो जो वैलिड है मोटर के घूमने की दिशा, वो सडेड पोल के लिए नहीं है। सडेड पोल के घूमने की दिशा को बदला नहीं जा सकता। सडेड पोल जो है सबसे सस्ती सिंगल फेज, सबसे सस्ती फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर है, ठीक है, सबसे सस्ती, लीस्ट एक्सपेंसिव। सडेड पोल जो होती है लीस्ट एक्सपेंसिव है, सबसे सस्ती है। सडेड पोल में टॉर्क बहुत कम होता है और स्पीड भी बहुत कम होती है। इसकी स्पीड इतनी कम होती है कि एक आरपीएम की स्पीड से भी, मतलब 1 आरपीएम की स्पीड से भी घूम सकती है, 1 मिनट में 1 रिवोल्यूशन। समझ रहे हो आप? इसकी स्पीड इतनी कम होती है कि इसको हम 1 आरपीएम तक से घुमा सकते हैं, मीन्स 1 मिनट में 1 रिवोल्यूशन मार रही है। बात आ रही समझ में? तो सडेड पोल मोटर बहुत स्लो स्पीड से घूम सकती है, इसका टॉर्क काफी लो होता है, इसका पावर फैक्टर भी काफी लो होता है। इसका टॉर्क काफी लो, इसका पावर फैक्टर भी काफी लो होता है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसको हम यूज कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर में या वॉच वगैरह में, इस जगहों पे हम यूज कर सकते हैं इसको, वॉचेज वगैरह में, सडेड पोल मोटर को, ठीक है। अगला है आपके पास सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के टाइप। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के टाइप की अगर आप बात करोगे तो इसमें 2 मोटर है, एक रिलक्टेंस मोटर है और एक हिस्टैरिसीस मोटर है। अगर हम हिस्टैरिसीस मोटर की बात करें तो सबसे पहला सवाल आता है कि हिस्टैरिसीस मोटर किसका टाइप है, तो आप बोलोगे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का। हिस्टैरिसीस मोटर में जो रोटर होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। किसका होता है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का हम रोटर लेते हैं। ये हिस्टैरिसीस के प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन? हिस्टैरिसीस मोटर। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये कि हिस्टैरिसीस मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो किससे पैदा होता है? तो हिस्टैरिसीस मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों से पैदा होता है। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है हिस्टैरिसीस मोटर में वो एडी करंट पावर लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों से पैदा होता है। और जो रनिंग टॉर्क होता है, वो सिर्फ और सिर्फ, जो रनिंग टॉर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे पैदा होता है? बताएंगे आप? रनिंग टॉर्क जो होता है किससे पैदा होता है? सिर्फ और सिर्फ हिस्टैरिसीस से। मींस स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जिम्मेदार हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों है, लेकिन रनिंग टॉर्क के लिए केवल हिस्टैरिसीस लॉस जिम्मेदार है, एडी करंट लॉस जिम्मेदार नहीं है। खुशी राय, सुमित, स्वागत है खुशी। खुशी का सर हम आपको सर्च कर रहे थे कब से अनअकैडमी शशि जी पर। ओहो, आप उधर सर्च कर रहे हो और मैं इधर हूं। ठीक है, ये सवाल आता है। बाकी रिलक्टेंस मोटर जो है रिलक्टेंस के कॉन्सेप्ट पे चलती है। इन सब की वर्किंग जब आपको पढ़ाई जाएगी या पढ़ाई गई होगी तो बताया गया होगा। राखी आर्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है राखी आर्या, राखी विश्वकर्मा। कहां ढूंढ रहे थे आप लोग?
सत्येंद्र का कहना है सर आप यहाँ पढ़ाएंगे क्या अब? नहीं, यहाँ कभी कभी क्लास लगेगी सैटरडे संडे को, या कभी महीने में 1-2 दिन, वरना रेगुलर क्लास अनअकैडमी शशि जेई पर ही चलेगी। रेगुलर क्लास अनअकैडमी शशि जेई पर ही चलेगी, यहाँ कभी कभार वीकेंड में 1-8 बार। नॉर्मली जो सिंक्रोनस मोटर के टाइप्स होते हैं जैसे हिस्टेरेसिस या रिलक्टेंस मोटर, दे रन विद ए कांस्टेंट स्पीड, एंड द कांस्टेंट स्पीड इज व्हाट? द कांस्टेंट स्पीड इज सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है। इसके बाद इसी में आती है आपकी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर जिसको आप बोलते हो क्या? एसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं एसी सीरीज मोटर। इसके बारे में क्या पॉइंट्स याद आपको रखने हैं कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा। मिक्सी कभी चलती है घर में तो आप देखते हो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है ना, आवाज़ बहुत करती है, नॉइज बहुत करती है। दूसरा, इसके घूमने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यूनिवर्सल मोटर कैन रन विद ए वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड से अगर कोई मोटर रन कर सकती है तो आप ये मान लीजिए फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, 2000, 3000, 5000 आरपीएम, जिस आरपीएम से घुमा दे सकते हो आप, तो बहुत हाई स्पीड से रन कर सकती है, नॉइज बहुत करती है। यूनिवर्सल मोटर डीसी और एसी दोनों पे चल सकती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल नाम दिया गया। यूनिवर्सल मोटर डीसी और एसी दोनों पे चल सकती है। डीसी में अगर आप चलाओगे तो डीसी में इसके पास स्पीड ज़्यादा होती है, डीसी में टॉर्क भी ज़्यादा होता है, डीसी में लॉसेज कम होते हैं, डीसी में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, डीसी में स्पार्किंग कम होती है। ये सारे एडवांटेज हैं डीसी में। एसी की अगर बात करोगे तो एसी में स्पीड कम होती है, एसी में टॉर्क भी कम होता है, एसी में लॉसेज ज़्यादा होते हैं, एसी में एफिशिएंसी कम होती है, एसी में स्पार्किंग भी ज़्यादा होती है। तो डीसी और एसी दोनों पे रन तो जरूर करती है यूनिवर्सल मोटर, मगर डीसी पे ज़्यादा स्पीड से चलती है और डीसी पे ज़्यादा स्पीड पे चलती है, एसी पे कम स्पीड पे चलती है। तो यूनिवर्सल मोटर कुछ और नहीं बल्कि डीसी सीरीज मोटर ही आप समझ सकते हो। नैन्सी गुप्ता का कहना सर आई एम सो हैप्पी दैट लाइव चैट ऑन हो गया। हाँ, शुरुआत कुछ देर तक लाइव चैट ऑफ था, अब ऑन हो गया है। इस चैनल पे बच्चे काफ़ी कम हैं, वाईफाई स्टडी पे सब्सक्राइबर हैं 1.5 करोड़, बच्चे हैं बहुत कम। इससे ज़्यादा बच्चे तो अनअकैडमी शशि जेई वाले चैनल पे आते हैं। बात आ रही समझ में? जितना अभी तक बताया इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए। आप लोग लेट आए हो, कई सारे लोग, काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी गई। कोई डाउट हो इतना जितना पढ़ाएगा तो बताओ।
चलिए, नहीं कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना स्टार्टिंग से। उसके बाद है आपका सर्वो मोटर आ जाता है एग्जाम में आपके। सर्वो मोटर कहाँ यूज करते हैं? तो सर्वो मोटर में आप ये याद रखना कि इस मोटर को हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? सर्वो मोटर जो होता है आपका, सर्वो मोटर जो होता है इसे हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाइल लॉन्चिंग हुआ या राडार सिस्टम हुआ, ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम वगैरह हुआ, तो इन सब जगहों पे हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक होती है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर स्टेप में चलती है, कंटिन्यूअसली नहीं चलती है, लगातार नहीं चलती, रुक रुक के चलती है, रुक रुक के चलती है। क्यों रुक रुक के? स्टेप में। और इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? रोबोटिक्स वगैरह में करते हैं। मेनली रोबोट वगैरह में अगर करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर को लिखना है मेरे हाथ को, मैं रोबोट हूँ, पहले ऐसे होगा, एक पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, रूट, ऐसे ऐसे, तो कई सारे स्टेप में चलती है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, जरा बताइए। कि अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन which motor can run at 5000 rpm? Under normal working condition, which motor can run at 5000 rpm? पहला है सिंक्रोनस मोटर, दूसरा है इंडक्शन मोटर, तीसरा यूनिवर्सल मोटर, चौथा है नो मोटर कैन गिव 5000 rpm। बताओ। जो यूनिवर्सल मोटर है ये 5000 पे तो रन कर ही सकती है, साथ साथ 100 रन कराने के लिए हम 16000 आरपीएम तक रन करा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो यूनिवर्सल मोटर है इसके पास कैपेसिटी होती है, ये 16000 आरपीएम तक रन कर सकती है। ठीक है। नॉइज बहुत करती है मगर स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है। कभी मिक्सी में कुछ आप कुछ पीसते हो मसाला वगैरह या कुछ बनाते हो आप, तो आवाज़ नहीं बहुत करती है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है घर आपका, तो नॉइज बहुत करती है। नॉइज लेस मोटर कौन सी है? ये तो नॉइज वाली मोटर है यूनिवर्सल। नॉइज लेस कौन सी है? विच सिंगल फेज मोटर इज नॉइज लेस? द नॉइज लेस ऑपरेशन, बोलो। नॉइजलेस ऑपरेशन,
हिस्टेरेसिस मोटर कहना है किसका? राखी का और खुशी का। जी हाँ, हिस्टेरेसिस मोटर हैज नॉइजलेस ऑपरेशन। ठीक है, हिस्टेरेसिस मोटर में ना तो कोई टीथ होती है ना तो कोई वाइंडिंग होती है, ऑपरेशन भी कैसा होता है? नॉइजलेस। अगला सवाल है कि अगर हम कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर को स्टार्टिंग में शॉर्ट कर दें तो क्या मोटर स्टार्ट होगी? सवाल यह है अगला कि अगर हम कैपेसिटर जो है उसको शॉर्ट कर दें, कैपेसिटर को शॉर्ट कर दें किसमें? कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो क्या मोटर स्टार्ट होगी? बोलो भाई। अगर दो वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग में कैपेसिटर नहीं लगा होता है जो कि मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर की वजह से ही मोटर स्टार्ट होती है। अगर कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया फिर तो दोनों वाइंडिंग एक जैसी हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी, और जब दोनों वाइंडिंग आइडेंटिकल हो जाएंगी फिर आप मोटर को सेल्फ स्टार्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो मोटर तो आपका कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क शुरुआत में कितना होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, या फिर जीरो होता है, क्या होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है या ज्यादा होता है या फिर जीरो होता है, क्या होता है? बोलो। स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है? जीरो होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो। लो मत बोलो, स्टार्टिंग टॉर्क जीरो ही होता है, गायब होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है आपका वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सर्किट से हटा देता है जब रोटर की स्पीड कितनी हो जाती है? जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो क्या करता है? वो सर्किट से हटा देता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को। कब? जब स्पीड कितनी हो जाती है? लगभग 70% के आसपास, 60 से 70-75% पहुंच जाती है। लगभग 60 से 70-75% पहुंच जाती है। तो फिर आपकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट कर देती है सर्किट को। परमानेंट कैपेसिटर जो होता है वो उसका टाइप क्या होता है? परमानेंट कैपेसिटर जो होता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होती है उसमें कैपेसिटर का टाइप क्या होता है? किस टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं? परमानेंट कैपेसिटर टाइप जो होता है उसमें किस टाइप का कैपेसिटर यूज करते हैं? पेपर टाइप। जी हां, जो कैपेसिटर परमानेंटली प्रेजेंट है लंबे समय तक वो पेपर टाइप होता है, और जो कैपेसिटर कम टाइम के लिए होता है, स्मॉल टाइम के लिए, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक टाइप। कैसा होता है? इलेक्ट्रोलिटिक टाइप।
अगला है आपका ऐसी कौन सी मोटर है जो स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के रिपल्सन के बेसिस पे काम करती है? ऐसी कौन सी मोटर है जो स्टेटर और रोटर के रिपल्सन के बेसिस पे काम करती है? बताओ, कौन सी मोटर ऐसी है जो स्टेटर और रोटर के रिपल्सन के बेसिस पे काम करती है? रिपल्सन मोटर, नाम से ही पता चल रहा है, रिपल्सन मोटर। अब कुछ एप्लीकेशन में पूछूंगा, आप उसके नाम बताना, कौन सी एप्लीकेशन में कौन सी मोटर यूज की जाती है। पंचिंग मशीन में कौन सी मोटर यूज करेंगे? पंचिंग मशीन में कौन सी मोटर यूज करेंगे, बताइए सभी लोग। विच मोटर इज यूज्ड इन पंचिंग मशीन? कमेंट करके बताइए जल्दी से। पंचिंग मशीन में कौन सी मोटर यूज करते हैं? नॉर्मली पंचिंग मशीन में हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज करते हैं। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, कौन सी मोटर? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। ट्रैक्शन में, लिफ्ट में या ट्रेन में कौन सी मोटर यूज कर सकते हैं? ट्रैक्शन में, ट्रेन में या लिफ्ट में कौन सी मोटर यूज कर सकते हैं हम? ट्रैक्शन में, ट्रेन में या लिफ्ट में कौन सी मोटर यूज कर सकते हैं? ट्रैक्शन में, ट्रेन में या लिफ्ट में हम यूज कर सकते हैं डीसी सीरीज मोटर। कौन सी मोटर? डीसी सीरीज मोटर। उसके बाद है आपका मशीन टूल्स में कौन सी मोटर यूज करेंगे? मशीन टूल्स, मशीन के टूल्स में कौन सी मोटर यूज करेंगे? मशीन टूल हो या फिर लेथ मशीन हो, इन सब जगहों पे कौन सी मोटर यूज करेंगे? डीसी शंट मोटर, जी हाँ, डीसी शंट मोटर हम यूज करेंगे मशीन टूल्स वगैरह में। डीसी आर्क वेल्डिंग में कौन सी मोटर यूज करेंगे? डीसी आर्क वेल्डिंग में, डीसी आर्क वेल्डिंग में कौन सी मोटर यूज करेंगे? डीसी आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज करेंगे? सॉरी, मोटर ने जनरेटर। विच जनरेटर इज यूज्ड इन डीसी आर्क वेल्डिंग? डीसी आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज करेंगे? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, हाँ जी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हम यूज करेंगे डीसी आर्क वेल्डिंग में। बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर यूज करेंगे? बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर यूज करेंगे? बैटरी को चार्ज करने के लिए
बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर यूज करेंगे? डीसी शंट जनरेटर। हाँ जी, बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी शंट जनरेटर की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक सेवर अगर है, इलेक्ट्रिक दाढ़ी बनाने वाली मशीन, इलेक्ट्रिक सेवर में कौन सी मोटर यूज करते हैं नॉर्मली? इलेक्ट्रिक सेवर, दाढ़ी बनाने वाली मशीन। दाढ़ी बनाने वाली मशीन जो होती है उसमें हम यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर? यूनिवर्सल मोटर। अगला है वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर यूज करेंगे? वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर यूज करेंगे? तो वैक्यूम क्लीनर का भी आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। अरे बोलो भाई। सबसे सस्ती मोटर कौन सी है सिंगल फेज में? फ्रैक्शनल हॉर्स पावर में सबसे सस्ती मोटर कौन सी है? विच सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर इज लीस्ट एक्सपेंसिव? सबसे सस्ता, सबसे सस्ता। सडेड पोल, सडेड पोल, सडेड पोल इज लीस्ट एक्सपेंसिव। सबसे सस्ता सडेड पोल। नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए हिस्टेरिसिस, सबसे सस्ता के लिए सडेड पोल। ठीक है। सिलाई मशीन में कौन सी मोटर यूज करेंगे? शादी जब आपकी होगी तो सिलाई मशीन लेके आएगी ना वो, तो सिलाई मशीन लेके आएगी तो किस मोटर से चलेगी आपकी सिलाई मशीन? सीविंग मशीन। कौन सी मोटर से चलती है? सीविंग मशीन, सिलाई मशीन में भी यूनिवर्सल मोटर होगी। कौन सी? यूनिवर्सल मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशी का कहना आज के ज़माने में कोई नहीं देता। अरे आज के ज़माने में भी शादी होती है तो लोग सिलाई मशीन लेके आते हैं, साइकिल लेके आते हैं, रेडियो लेके आते हैं। रेडियो नहीं आती है अब तो खैर, लेकिन साइकिल वाइकिल तो अभी भी आती है। आप थोड़ा सा शहरों से बाहर निकलिए, ग्रामीण इलाकों की तरफ, आदिवासी इलाकों की तरफ, वहाँ पे अभी बहुत पिछड़ापन है। आपको लगता है सारी दुनिया आप ही की सुविधा उठा रही है, जैसी सुख सुविधा आपके पास है, हाई स्पीड इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, बढ़िया मॉल, सब कुछ बढ़िया खाना। ऐसा नहीं है। पहले रेडियो ही तो मिला करता था।
टीवी का ज़माना तो बाद में आया, पहले रेडियो मिला करता था। पहले रेडियो मिला करती थी, साइकिल मिला करती थी, सिलाई मशीन मिला करती थी। कर सकते हो नैन्सी। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। मेन वाइंडिंग की करंट और स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट के बीच का एंगल अल्फा कितना होता है लगभग? रेजिस्टेंस स्टार्ट में मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो करंट है उनके बीच में एंगल कितना होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट में? लगभग कितना? IM और IS के बीच में एंगल, करंट के बीच में एंगल। रजनीश यादव स्वागत है। बताइए मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो करंट होती है उनके बीच में एंगल कितना होता है? राखी ने आंसर दिया है 30 डिग्री। हाँ जी, ये एंगल लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है, लगभग 30 डिग्री के आसपास। अगला सवाल है, अगला सवाल मैं लिख रहा हूं। A synchronous motor draws मतलब लेती है, ड्रॉ करती है, लेती है 2000 kVA at a power factor of 90%, at a power factor of 90%, लीडिंग, पावर फैक्टर 90% है और लीडिंग है। if the efficiency of motor is, if the efficiency of motor is 95%, if the efficiency of motor is 95%, the developed power will be, the developed power will be 1800 किलोवाट, 2000, तीसरा 1710 किलोवाट और 1897.7 किलोवाट। निकालिए जरा।
इसका आंसर निकालो सभी लोग। चिंटू बात करने पर ध्यान मत दे, इधर आंसर निकालो चिंटू। इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा है चिंटू। ध्यान इधर सवाल पे, ध्यान इधर सवाल पे दो और जवाब दो। डेवलप्ड पावर विल बी हाउ मच? बोलो। एक आंसर आया है मेरे पास 2000। बाकी लोगों का, बाकी लोगों का कितना आया? नैन्सी का 1800, राज का 2000, और तीसरा कोई है? नहीं सर, हम तो केवल टाइम पास करने आते हैं। टाइम पास करने सर आते हैं, कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। खुशी का गाना है ए। राजेश मौर्य का गाना 1710। और हिमांशु का गाना नन ऑफ दीज। देखो इधर, इस सिंक्रोनस मोटर ड्रॉज, ड्रॉज मतलब लेती है कितना, इतना केवी, कब? एट ए पावर फैक्टर ऑफ 90% लीडिंग। इफ द एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज दिस, द डेवलप्ड पावर विल बी, जो पावर डेवलप हुई, आउटपुट पावर 2000 केवी मतलब क्या है? V/I है, और पावर फैक्टर कितना है? 90% लीडिंग। तो इनपुट पावर टेकन कितना होगा, जरा निकालो। इनपुट पावर टेकन, इनपुट पावर टेकन होगा आपका VI इंटू कॉस थीटा। VI इंटू कॉस थीटा, VI तो दे रखा है कितना? 2000 केवी। कॉस थीटा पावर फैक्टर 90% का मतलब क्या? 90/100। 0 0 कैंसिल, 0.9 हो गया। 0.9 तो 2000 गुणे 0.9। अब एक जीरो इसको हटा देगा, 9 दूनी 1800 किलोवाट। ये हो जाएगी इनपुट पावर टेकन 1800 किलोवाट, राइट। इफिशियंसी 95% है तो डेवलप्ड पावर कितनी होगी? इफिशियंसी होती है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। हमें क्या दे रखा है? इनपुट पावर दे रखी है, ये इनपुट पावर ही तो है। इफिशियंसी भी दे रखी है, तो आउटपुट पावर क्या होगी? तो आउटपुट पावर आपकी हो जाएगी इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय इनपुट पावर। इफिशियंसी कितनी है भाई? इफिशियंसी 95% मीन्स 0.95, और इनपुट पावर कितनी है? 1800 किलोवाट। तो 0.95 को पॉइंट को खा जाएगा, कितना होगा? कितना होगा? 95 गुणे 18, इसको सॉल्व करो। 95 गुणे 18 कितना होगा? 1800 होगा। 95 गुणे 18, 95 गुणे 18, 1800 कैसे होगा भाई? एग्जैक्ट बताओ, निकाल के कितना आया ये? $1710। क्या ये ऑप्शन में नहीं है? 1710 किलोवाट है तो 1710 किलोवाट, तो काहे नहीं टिक किए इसको? ये टिक कर रहा है चिंटू, कह रहा है अप्रोक्सीमेशन ले लिया। 1710 है तो फिर क्या इसको लिख रहे हो भाई? कौन से सूत्र से लगाया था कि ये आया है? कौन से सूत्र से? 1710
कोई तकलीफ किसी को? आउटपुट पावर होगा इफिशियंसी इनपुट पावर। पूछा क्या? द डेवलप्ड पावर, जो लिया वो तो दिया ही है, आउटपुट पावर यानी डेवलप्ड पावर पूछा है। कहां दिखेगा वो? इसीलिए एग्जामिनर पहला ऑप्शन 1800 दे रखा है, ताकि आप टिक करके खुश हो जाओ कि हाँ इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, और जब घर आओ तो पता चले इस बार फिर धोखा हुआ है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ जरा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो जरा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? सुमित का कहना मेरा न्यूमेरिकल बहुत वीक है। राजेश का कहना मैंने कहा था 1710। हाँ, किसी एक बच्चे ने 1710 दिया था, अब पता नहीं किसने दिया था। सुमित, न्यूमेरिकल आपका वीक है। न्यूमेरिकल से बहुत सारे लोग डरते हैं। न्यूमेरिकल देखते ही 0.8, 8.5 आधी सांस तो ऐसे रुक जाती है उनकी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ऋषिकेश का आया है 30 और मोहित कुमार 27.5। हाँ, और सोच समझ के बताना। जेठी का आया है 20, किसी का 20, किसी का 30 और किसी का 27.5। ए और बी के बीच में मोहित कुमार 27.5, हिमांशु गुप्ता का 10। देखो कैसे करेंगे। अगर करंट को अगर कहां से कहां तक ले जाना है, ए से बी तक, यही तो है ए और बी के बीच में, तो करंट ऐसे चलेगी, यहां तक आई, उसके बाद फिर यहां तक पहुंचना है, तो यहां से यहां तक पहुंचने का एक रास्ता तो ये है, और दूसरा रास्ता इधर से भी तो है। बोलो, फिर ये और ये दोनों मिलकर फिर वापस चली जाएंगी। तो करंट ऐसे आएगी, फिर आप बटेगी दो पार्ट में, फिर ऐसे मिलकर वापस चली जाएगी। तो जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें, तो ये तीनों किसमें होंगे? सीरीज में। तो 10 10 10 किसमें हो गए? सीरीज में 30 हो गया। अब ये जो 30 आ रहा है और ये 10, ये किसमें होंगे? पैरेलल में। ये 30 और 10 पैरेलल में, तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, तो 300 बटे 40, 30 बटे 4 मतलब 15 बटे 2। ये 15 बटे 2 आ गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का। अब देखो ये 10, ये 15.2, 15 बटे 2 और ये 10 सीरीज में होगा। दिस सीरीज में, तो कितना होगा? 10 10 20 और 15.2 को जोड़ दो तो 20, और ये हो गया 7.5, 27.5 ओम। कौन है 30 और कौन है 20 वाला? 30 और 20 किसका आ रहा था भाई? राजेश का 35 आ रहा था, हिमांशु गुप्ता का तो 10 आ रहा था। जितने लोग उतने आंसर। इफ देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाचिंग द क्लास, द आंसर द नंबर ऑफ आंसर इज n+1, यानी जितने बच्चे उससे ज्यादा आंसर आता है।
कोई दिक्कत? चलो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। हाँ खुशी, कल भी इसी पर होगी। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा है, जरा आंसर दीजिए। ए थ्री फेज, कल आपकी क्लास सुबह भी रखी गई है आई थिंक। ए थ्री फेज कामा 50 MVA सुबह 8 बजे, यूट्यूब पे कल सुबह 8 बजे है। ए थ्री फेज कामा 50 MVA कामा 10 kV जनरेटर has a reactance of generator has a reactance of 0.2 ohm per phase, 0.2 ohm per phase. Find per unit value of reactance. Find per unit value of reactance on the base of 100 MVA comma 100 MVA comma 25 kV। पहला ऑप्शन है 1.25 ओम, 0.625 ओम, तीसरा है 0.032 ओम और चौथा है 0.32 ओम। निकालो इसका आंसर। हाँ सुबह वाईफाई स्टडी पे 8 बजे, सुबह 8-10 बजे के आसपास ऐसे ही है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट 8-9 बजे के आसपास ही सुबह है कल। इसको पढ़िए और आंसर निकालिए कि एक 3 फेज है, 50 MVA 10 kV का जनरेटर है, उसका रिएक्टेंस दे रखा है। रिएक्टेंस कितना दे रखा है? 0.2 ओम पर फेज। अब आपको निकालना क्या है? पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑन द बेस ऑफ 100 MVA, 25 kV। कितना आंसर आएगा इसका? हिमांशु गुप्ता का आया है 0.625। अच्छा जी, और राखी आर्या का 0.625, राखी विश्वकर्मा का भी सेम आया है। इसके अलावा किसी का और कुछ नहीं आया? इसके अलावा
देखो आपको करना क्या है, 50 MVA 10 kV जनरेटर है जो रिएक्टेंस ऑफ दिस, एक्चुअल में जो रिएक्टेंस है वो कितना है, एक्चुअल वैल्यू रिएक्टेंस की कितनी है, एक्चुअल वैल्यू जो रिएक्टेंस की वो कितनी है 0.2 ओम। फाइंड पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, क्या होती है पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू तो हमारे पास है कितना 0.2 ओम, बेस वैल्यू रिएक्टेंस की दे रखी है क्या ना, ये तो बेस वोल्टेज है, ये तो बेस पावर है। फाइंड पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑन द बेस ऑफ 100 MVA 25 kV, ये बेस पावर है, बेस वोल्टेज, बेस रिएक्टेंस क्या नहीं दे रखा है, तो बेस इंपेडेंस या बेस रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद है आपको, KVB का स्क्वायर अपॉन MVAB, याद है नहीं याद है, बेस इंपेडेंस बराबर KVB स्क्वायर अपॉन MVAB ओम में आएगा, KVB स्क्वायर अपॉन MVAB ओम में आएगा, तो KV कितना है KV 25, 25 गुणा 25 करो, MVA कितना है 100, 6.25 ओम, बेस रिएक्टेंस या बेस इंपेडेंस 6.25 आ गया, रखो यहां पे 6.25। अब सॉल्व कर दो इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा 0.2 अपॉन 6.25 कितना आएगा बताओ, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, अरे ऊपर नीचे क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20, यहाँ हो जाएगा 625, ये तो होगा, फिर ये हो जाएगा 5 चौक का 20, 4/125 कितना आएगा ये 0.032, 0.032, ये किसी का नहीं आया, सबका ये आया बी। आपने निकाला क्या था, आपसे ये नहीं पूछा था बेस रिएक्टेंस, आपसे पूछा था पर यूनिट रिएक्टेंस, और पर यूनिट वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू निकालो, एक्चुअल वैल्यू को भाग दे दो, 0.032 होगा सही आंसर। बात आई समझ में, सबने लाइन से गलत किया है, छोटे छोटे सवालों में ही गलती होती है। 0.0625 या 0.625 दे रहे थे लोग, सी आंसर किसी ने दिया ही नहीं। कौन सा वाला फार्मूला, ये तो बेस इंपेडेंस का फार्मूला है ना, ये बेस इंपेडेंस का है, तो वो पावर क्या होती है V²/R या V²/Z लिख सकते हैं पावर को, तो यहां से Z क्या होगा, Z होगा V²/P, तो V² मीन्स KV का स्क्वायर कर दिया, और P मीन्स पावर MVA में, अगर ओम में चाहते हो तो MVA में लिखना पड़ेगा, तो बेस निकालो, ये पर यूनिट वैल्यू थोड़ी है, ये तो बेस वैल्यू है, बेस से भाग दोगे एक्चुअल को तब पर यूनिट आएगा। बोलो, मोहित का गाना आते हुए भी नहीं कर पाया, अच्छा पूरा न्यू वाला फार्मूला लगाया था, पूरा न्यू वाला फार्मूला तो उससे कितना आया, न्यू वाले से Z पर यूनिट बराबर Z पर यूनिट ओल्ड,
देखो यहां पे क्या है कि बाद वाला जो बेस है वो दे रखा है, पहले बाद वाला बेस आपको दे रखा है। आपको इस सवाल में देखो जरा, ये 3 फेज 50 MVA 10 kV जनरेटर है, जो रिएक्टेंस ऑफ 0.2 ओम पर फेज। क्या ये दे रखा है कि 0.2 ओम पर फेज जब रिएक्टेंस है तब की बेस वैल्यू ये है? ये दे रखा है क्या? नहीं, ये तो जनरेटर की रेटिंग वगैरह दे रखी होगी, जनरेटर का रेटेड पावर इतना, रेटेड वोल्टेज इतना है। क्या ये बेस वैल्यू दे रखी है? नहीं। फाइंड पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑन द बेस ऑफ दिस कामा दिस। बाद में बेस वैल्यू दे रखी है इतनी कामा इतनी, लेकिन पहले का बेस कितना है मुझे नहीं पता। ये बेस वैल्यू पे रिएक्टेंस नहीं दे रखा है, बाद वाली बेस वैल्यू दे रखी है। तो अगर बाद वाली बेस वैल्यू दे रखी तो यहां से पर यूनिट यहां से बेस वैल्यू निकाल लो, एक्चुअल वैल्यू आपको पता है। अगर ये होता कि 50 MVA बेस कामा 10 kV बेस पर रिएक्टेंस इतना था, अब इतना MVA कामा इतना kV बेस पर रिएक्टेंस कितना होगा, इतने कामा इतने पर रिएक्टेंस इतना था, तो इतने कामा इतने पर रिएक्टेंस कितना होगा, तो आप लगाते जेड पर यूनिट न्यू बराबर जेड पर यूनिट ओल्ड केवीबी ओल्ड स्क्वायर अपन केवीबी न्यू स्क्वायर इंटू एमवीबी न्यू अपन एमवीबी ओल्ड करके। लेकिन यहाँ पे ये और ये बेस वैल्यू नहीं दे रखी, तो बेस वैल्यू लेके भी नहीं चलेंगे। ये नॉर्मल जनरेटर के रेटिंग है पावर की, वोल्टेज की, बस रिएक्टेंस दे रखा है, किस बेस पे दे रखा है नहीं पता। हाँ, बाद में ये बेस दे रखा है, इस बेस पर निकालना है आपको। अगला सवाल है, क्रीपिंग में अकर ड्यू टू पहला ओवर वोल्टेज, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन, और डी है ऑल। बोलो क्या आंसर होगा? क्रीपिंग का कारण क्या है? क्या होगा इसका आंसर? क्रीपिंग में अकर ड्यू टू, क्रीपिंग इज एन एरर इन एनर्जी मीटर, व्हाट इज द रीजन? में अकर ड्यू टू, सवाल पढ़ो ध्यान से। में अकर मींस हो सकता है, क्रीपिंग किस किस कारणों से हो सकता है? में मींस हो सकना, में अकर, ये नहीं लिखा कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ क्रीपिंग, ये लिखा क्रीपिंग किन किन कारणों से हो सकता है। तो ओवर वोल्टेज की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, सबकी वजह से हो सकता है क्रीपिंग। ऑल, इन तीनों वजहों से हो सकता है। क्या है? क्रीपिंग में मींस हो सकना, तीनों वजहों से हो सकता है। हाँ, इन तीनों में सबसे मेन वजह है ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आता कि मेन रीजन ऑफ क्रीपिंग, या इन 4 ऑप्शन होता और उसमें से कोई एक ही सेलेक्ट करना होता तो हम सी सेलेक्ट करते, मगर लिखा है क्रीपिंग में मींस हो सकती है, तो ये भी कभी कभी की बात कारण होते हैं। तो तीनों दे रखे और ऑल दे रखा, तो ऑल टिक करोगे आप। क्या होगा? ऑल। ऑल क्या होगा? ऑल। अगला सवाल है आपका, द नेक्स्ट क्वेश्चन, a synchronous motor is said to be, a synchronous motor is said to be floating when it operates on no load
and without loss, and without loss. दूसरा, on constantly, on constantly varying load. और तीसरा, unpulsating load, unpulsating load. और डी है नन। बोलो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए। A synchronous motor is said to be floating when it operates on no load, without loss, on constantly varying load, on pulsating load या none. क्या होगा इसका आंसर बताओ? A synchronous motor is said to be floating when it operates. कब बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर फ्लोट कर रही है? कब? जब सिंक्रोनस मोटर नो लोड पे हो और विदाउट लॉस पे हो। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। जब सिंक्रोनस मोटर के ऊपर कोई लोड ना हो और सिंक्रोनस मोटर क्या हो? विदाउट लॉस, देन इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। चलिए अगला सवाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ए। जब लोड ना हो और कोई लॉस ना हो तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। अरे फ्लोटिंग एक नाम दे दिया गया कि जब मोटर के ऊपर कोई लोड ना हो और कोई लॉस ना हो रहा हो। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए। 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए जरा। निकालिए जरा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी लोग। ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालो।
वीरेंद्र का आंसर आया है 52/11 और बाकी लोग निकालो। वीरेंद्र का 52/11 आया है, बाकी लोगों का मोहित का भी 52/11, वीरेंद्र का 52/11 और बाकी लोग निकालिए। बोलो, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सी, आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या ब्रिज बैलेंस है? 6 × 4 24, 6 × 3 18 ना। अगर दिस गुणे दिस बराबर होता, दिस गुणे दिस, तो ब्रिज बैलेंस होता, मगर ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे? बीच वाले ब्रांच को हटा तो सकते नहीं। ये डेल्टा है ना, इस डेल्टा को स्टार में बदलो। तो जिन तीन बिंदुओं के बीच में डेल्टा है उन्हें तीन बिंदुओं के बीच में स्टार बना दो। तो अगर डेल्टा को स्टार में बदलते हैं तो क्या होता है? डेल्टा को स्टार में बदलते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस, अगर डेल्टा का हर एक रेजिस्टेंस आर है तो स्टार का हर एक रेजिस्टेंस R/3 हो जाता है। 6/3 कितना हो गया? ये 2 2 और 2, तो इसको मिटा दो। अब देखो, ये 4 और 2 सीरीज में हो गए नहीं? तो 4 और 2 का सीरीज कितना हो गया? 6। ये 3 और 2 सीरीज में हो गया, कितना हो गया? 5। ये 6 था ना, ये 5, बाकी 2 सीरीज में होगा। तो 5 और 6 का पैरेलल कितना होगा? 5 × 6 = 30 + 5 × 6 = 11 + 2, तो 30 + 11 × 2 = 22/11, तो 30 40 50 52/11, 52/11। आया समझ में या नहीं आया? तो आपने क्या किया, जो लास्ट वाला डेल्टा था उसको स्टार में कर दिया। पहले वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे तो फिर दिक्कत थोड़ा सा होगी, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। वैसे सेम रेजिस्टेंस डेल्टा में है तो स्टार में करोगे तो R/3 हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल ये है, मैक्सिमम वेरिएशन इन वोल्टेज, maximum variation which is possible
in high voltage is पहला प्लस माइनस 3%, प्लस माइनस, चलो एक्स्ट्रा हाई लिख देते हैं, इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इज प्लस माइनस 6%, प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 12.5%। बताओ मैक्सिमम वेरिएशन विच इज पॉसिबल इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है उसमें वोल्टेज कितने परसेंट बदल सकता है, कितने परसेंट बदल सकता है ये बताना है आपको। तो कितने परसेंट वेरिएशन पॉसिबल है, बोलो। खुशी ने आंसर दिया है, बाकी लोग ही बोलो कुछ। कितना आएगा, वोल्टेज में कितना प्रतिशत का परिवर्तन या परमिशन मिल सकती है हमको वेरिएशन करने की एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अगर है तो। देखो अगर लो और मीडियम वोल्टेज होता, लो और मीडियम वोल्टेज होता तो 6%, लो और मीडियम वोल्टेज के लिए जो वेरिएशन पॉसिबल हो प्लस माइनस 6%, लेकिन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए जो वेरिएशन हम कर सकते हो प्लस माइनस 12% तक। और अगर कुछ नहीं मेंशन होता, केवल बोलता मैक्सिमम वेरिएशन विच इज पॉसिबल इन वोल्टेज तो हम 6 कर देते, बट दे रखा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तो वहां पे 12% प्लस माइनस 12% तक पॉसिबल है। तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है दे कैन टेक सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग कोड RK11, या इसको यूज करने से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आप मेरी मेंटरशिप में तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज मेरी प्रोफाइल पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी स्पेशल क्लास देख सकते हैं और बैच वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। करना क्या है, अकेडमी ऐप अगर आपके पास है तो आप वहाँ जाओगे और सर्च करोगे बिना किसी स्पेस के राजकुमार सिंह 730, क्या सर्च करोगे, राजकुमार सिंह 730 बिना किसी स्पेस के, तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी, वहाँ मैसेज कर देना अगर कुछ बैच को रिलेटेड पूछना है तो। तो आज की कहानी का समापन करते हैं, और कुछ आपको कहना है तो बताइए, आपको कुछ कहना है तो बताइए। एवरीवन, वीरेंद्र, खुशी, हाँ फ्रीक्वेंसी में कितना पॉसिबल है, 3%, यानी अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कितनी 50 हर्ट्ज है तो वहां से बढ़ के 51.5 और घट के 48.5 हो सकता है। 50 हर्ट्ज से 51.5 और मिनिमम 48.5। बोलो, किसी को कुछ कहना है? राखी, वीरेंद्र, खुशी, गुड नाइट राखी, गुड नाइट राखी, वीरेंद्र, गुड नाइट। खुशी का कारण सर जी एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें? जब आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो या कोई टेस्ट देते हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्पीड में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन जल्दी पढ़ नहीं पा रहे हो आप उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, पर उसको आइडेंटिफाई करो आप। अगर लग रहा है कि नहीं सारी चीज़ें सही हैं, मुझे आती हैं, बस सिली मिस्टेक कर रहे हैं, तो कुछ देर तक वो सिली मिस्टेक होगी, कुछ दिनों तक, लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करते जाओगे तो एरर दूर हो जाएंगी। मोहित कुमार बोल रहे हैं थैंक्स एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच मोहित। अर्जुन देव बोल रहे हैं गुड नाइट। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी को खत्म करते हैं यहीं पे, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल। ठीक है, कल सुबह आपसे मुलाकात करेंगे, सुबह 8 बजे।
कब मुलाकात करेंगे? कल। कल मुलाकात करेंगे सुबह 8 बजे। आप सभी लोगों की प्रेजेंस जरूरी है। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।